चलो ठीक था। हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी शुरू किए थे, है ना, भूगोल। यानी आज पहला चैप्टर था जो पर्यावरण था, ठीक है। पार्ट 2 होगा, पर्यावरण नहीं लिखे हैं कोई ना, तो हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे। आज हम लोग पर्यावरण के घटक तक पढ़े थे, है ना। पर्यावरण के 4 घटक पढ़े थे, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल। उसी को आज विस्तार से पढ़ते हैं। पहला क्या हमारा, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठोस एकदम परपट्टी मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, एकदम ठोस है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ऊपरी परत को जो है, जिस पे हम लोग अभी निवास करते हैं, सड़कें हैं, उद्योग है बना हुआ, ये हमारा क्या है? स्थल मंडल है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। अब देखो, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये जो स्थल मंडल है, किनसे बना हुआ है? चट्टान और खनिज से बना हुआ, ठीक है, चट्टान और खनिज से। लेकिन चट्टान और खनिज से जो लेयर बना हुआ ना, उस लेयर पे ऊपर में एक पतली परत है, मिट्टी का परत। किसका परत है? मिट्टी का परत, जिस पे हम लोग रहते हैं, तो है ना। तो यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से क्या है? ढका हुआ है। तो ये जो ऊपर में जो है, ऊपर वाला एरिया में ये मिट्टी से ढका हुआ है, इसका कोई ज़्यादा एकदम पतला परत है। इसके नीचे जो है वो वाला हिस्सा जो है, वो भी क्या कहलाता है? स्थल मंडल ही कहलाता है। लेकिन वो जो बना होता है, किससे बना होता है? चट्टान से और खनिज से बना हुआ रहता है, ठीक है। वो 35 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। नहीं, जैसे में आ जाएगा पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि यही स्थल मंडल पे ही जो है क्या क्या पाया जाता है? पहाड़ पाया जाता है, पठार पाया जाता है, मैदान, घाटी और महासागर। महासागर होता है ना, जो समुद्र, बड़ा बड़ा समुद्र सब है, महासागर है। उसका नीचे का जो तल है, उस तल तक भी क्या पाया जाता है? तल की सतह पर भी पाई जाती है क्या? स्थल मंडल। उसका तल जो होगा नीचे, कहीं न कहीं पानी का तल होगा नीचे में, उस तल तक भी जो रहता है गहराई, उसका भी क्या, वो भी क्या किस में आ जाता है? स्थल मंडल में आ जाता है। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकल सकता है? कि एक शब्द में है, इन सबको क्या कैसे बोल सकते हैं? एक अति में कह सकते हैं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन समझता है ना, वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, ठीक है। वन मतलब हो गया पेड़ पौधा सब के लिए, स्थल मंडल हमको देता है। प्लस में कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, खेती करने के लिए और मानव को बस्ती बसाने के लिए, घर बनाने के लिए जो भूमि देता है वो। और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, है ना। पशु सब जो चरता है उसके लिए क्या? घास स्थल प्रदान करता है कौन? स्थल मंडल, ठीक है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। खनिज संपदा का भी यह क्या है? स्रोत है। मतलब यहाँ से खनिज सब भी निकाला जाता है, जैसे कोयला सब हो गया, सब क्या है? खनिज ही है ना। तो ये सब चीज़ भी क्या इसमें से निकाला जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिख दें कि यह खनिज संपदा का भी क्या है? एक स्रोत है। दूसरा पॉइंट क्या है? जलमंडल। जलमंडल क्या है? जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। अब जल का क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल का क्षेत्र को क्या क्या हो सकता है? नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है ना, समुद्र हो सकता है, ठीक है, महासागर सब हो जाएगा इसका। तो इसका क्या अर्थ है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि, ये सब जगह से जल ही नहीं पाया जाता है, सब जल क्षेत्र ही हुआ। जब जल क्षेत्र ही हुआ तो यही हमारा क्या है? जलमंडल है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल तो ही है, सभी प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है। जल नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए ना कहते हैं जल ही जीवन है। अब आता हमारा क्या? वायुमंडल। वायुमंडल देखो, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसको विस्तार से आगे पढ़ाया गया है, बताया गया है। यही 7th क्लास का ही ज्योग्राफी में, वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कितना परत होता है, वजन परत कहाँ पे है, वजन परत का क्या काम है, वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को ही क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो ये जो वायु का परत जो है ना, कुछ दूर तक है, उसके बाद वायु का परत क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समझ गया। उसी को बोलते हैं पतली परत। वही हमारा क्या है? जहाँ तक हवा है ऊपर, वहीं तक हमारा क्या है? वायुमंडल है। वहीं तक क्या है? वायुमंडल है।
दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का बतलाया था कि पृथ्वी के पास अपना क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है। उसी बल के कारण से क्या करता है, पृथ्वी जो है हवा के लेयर को क्या करता है, बांध के रखता है, कहीं जाने के लिए नहीं देता। जैसे चंद्रमा, अगर चंद्रमा का बात करो तो चंद्रमा पे जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वहाँ पे चंद्रमा का उतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है कि हवा को बांध के रख सके। तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। और पृथ्वी जो होता है, ये पृथ्वी पे क्या होता है कि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है हवा के लेयर को क्या करके रखा है, बांध के रखा हुआ है, ताकि यहाँ से हटे नहीं, भागे नहीं। जैसे हम लोग को भी किस बल के कारण से पृथ्वी खींच के रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही खींच के रखता है। नहीं तो हम भी कहीं से कहीं चले जाते, यहाँ से पता चलता अंतरिक्ष पहुँच जाते। तो गुरुत्वाकर्षण बल ही के कारण ही हम लोग कितनों कोशिश कर लेते हैं उछल कूदने कर, कितनों तुम ताकत के साथ जंप करो, पुनः तुम वापस कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, पृथ्वी पे ही आएगा। लेकिन हाँ, एक नियम है इसमें। नियम क्या कहता है कि अपने आप के अंदर में या कोई मशीन के अंदर में 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर का स्पीड पकड़ लिया तो तुम कहाँ चला जाएगा, सीधा अंतरिक्ष चला जाएगा। 1 सेकेंड में कितना दूरी तय होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर दूरी तय होना चाहिए, तभी तुम यहाँ से अंतरिक्ष जा पाएगा। और यही स्पीड से या इससे अधिक स्पीड से रॉकेट सबको छोड़ा जाता है, समझ गया ना। साइंटिस्ट लोग जो छोड़ता है अंतरिक्ष को, रॉकेट सब, कोई मिशन सब जो भेजता है, तो कारण क्या उसके पीछे, उसका स्पीड जो पकड़ाता है, पहले स्पीड पकड़ा जाता है 1 सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर। क्या मोबाइल में कैमरा, सैटेलाइट के किस दिन काम आएगा, वो कहाँ दुनिया में अभी है। अब इससे पहले जान रहा था, समझ रहा था कि इससे वोडा, एयरटेल, जियो, इसी से इंटरनेट करता है, काम करता है। कुछ दिन और इंतज़ार करो ना, सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, अभी तक शूट कैसे करता है। सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा। और ये कारनामा कौन किया है, एलोन मस्क। सोच लो। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, ये हवा का जो पतली परत है इसको बांध के रखता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह सूर्य की झुलसाने वाले गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्योंकि हम बतलाए थे कि आगे पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत जो होता है वो सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें क्या करता है, बचाने का काम करता है। और सूरज का जो रोशनी होता है, तेज़ रोशनी जब पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए ओजोन परत क्या करता है, कुछ प्रकाश को छान करके यहाँ पे भेजता है। और प्लस में सूर्य के किरण में जो कुछ हानिकारक किरणें पाई जाती है, उस किरण को वो वहीं पे रोक लेता है, और जो जीव के लिए ज़रूरत है वो भेजता है यहाँ पे। ओजोन परत के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर अब ये बता देंगे तो फिर तो वहाँ का इंटरेस्ट आएगा ही नहीं पढ़ने में। अब देखो वायुमंडल में क्या क्या है, तो गैस है। क्या है, गैस है। अब गैस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। ये सब क्या है, गैस पाया जाता है। उसके बाद और क्या है, धूलकण है, और क्या है, जलवाष्प पाया जाता है। समझ गया। तो वायुमंडल में क्या क्या है, गैस है, धूलकण है और जलवाष्प है आदि। इसका एक पॉइंट यहाँ पे नहीं जगह बचा था, तो इसका अगला पॉइंट हम कहाँ पे, यहाँ पे लिखे हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे ही वायुमंडल में परिवर्तन होगा वैसे ही किस में परिवर्तन आ जाएगा, मौसम और जलवायु में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चौथा जो हमारा लास्ट है वो क्या है, जैव मंडल, है ना। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगला क्या है, जैव मंडल। जैव मंडल क्या है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब सजीव संसार को ही क्या बोलेंगे, जैव मंडल बोलेंगे, या पादप या जीव जंतु, है ना। पादप या जीव जंतु के संसार को ही क्या बोलेंगे, जैव मंडल बोलेंगे, या जीवित संसार को, सजीव संसार का को क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोल सकते हैं। दोनों तरह से हम बोल सकते हैं, समझ में आ गया ना। इसलिए बोल सकते हैं पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इसका एरो पॉइंट क्या कहता है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल,
जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे वायु भी पर्याप्त मात्रा में है, जल भी पर्याप्त मात्रा में है और स्थल भी पर्याप्त मात्रा में, और इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव है। और यहाँ पे एक शब्द आता है संकीर्ण। संकीर्ण समझता है संकीर्ण मतलब क्या होता है? संकीर्ण का अर्थ होता है कि हमारे जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोचा, जैसे चंद्रमा का ही उदाहरण ले लो, वहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, पानी है, तो जीवन संभव होगा? वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पे जल भी है, ऑक्सीजन भी है ना, और स्थल भी है, और यही तीनों चीज़ मिलकर के क्या बनाता है? जीवन को संभव बनाता है। जीवन जीना क्या करता है? जीवन को संभव बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं संकीर्ण। संकीर्ण क्षेत्र का अर्थ हुआ कि जो तीनों चीज़ पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल हो, जैसे स्थल, जल और वायु। और इसको एक उदाहरण से इसको समझ सकता है, जैसे किसे कश्मीर में फल उपजाया जाता है, सेब, अनार सब। अब उस पौधा को अगर हम अपने एरिया में लाके लगाएंगे, क्या वो पौधा फलेगा, बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ का जलवायु अलग है, वहाँ का मिट्टी अलग है, यहाँ का जलवायु अलग है, यहाँ का मिट्टी अलग है। अब बिहार से कोई बाहर राज्य का अगर हम पेड़ पौधा ला करके यहाँ लगाते हैं, तो पेड़ पौधा क्या काम करेगा? लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ का जलवायु और मिट्टी क्या है? अलग है, यहाँ का जलवायु और मिट्टी अलग है। पहाड़ी क्षेत्र का पेड़ पौधा को यहाँ ला के लगाना चाहेंगे तो लग पाएगा? नहीं, वहाँ का जलवायु अलग है, यहाँ का जलवायु क्या है? अलग है। तो इसका मतलब कि जो जिसका जगह है, जहाँ पे सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, वहीं पे वो क्या कर सकता है? जीवन यापन कर सकता है। इसलिए जीवन के लिए, जो हम लोग के जीवन के लिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन, जल और स्थल पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, इसलिए यहाँ पे जीवन क्या है? संभव है। इसीलिए यही तीनों मिलकर के स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन को क्या करना है? संभव बनाते हैं। क्लियर? अब आता अगला पॉइंट, पारितंत्र क्या है? इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जीवित और अजीवित चीज़ें मिलकर एक दूसरे पर निर्भर रहती है और साथ में जीवन चक्र चलाती है। मतलब पारितंत्र वह प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जीवित और अजीवित दोनों एक दूसरे पे क्या करता है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरा है। ठीक है? और यही दोनों मिल करके क्या करता है? यही चीज़ें मिलकर एक दूसरे पर निर्भर रहती है और साथ में जीवन चक्र चलाती है। कैसे जीवन चक्र चलाती है? इससे पहले एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे जीवित और अजीवित दो शब्द आया है ना, तो पारितंत्र के घटक, ये जो जीवित और अजीवित है, इसको बोला जाता है, इसकी पारितंत्र का घटक बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया पारितंत्र के घटक। इसका घटक दो होता है, एक होता है जीवित घटक, एक होता है अजीवित घटक। जीवित घटक में क्या होता है? पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? जीवित है ना। अब अजीवित में आ जाएगा तो हमारा हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, तापमान आदि, ये सब क्या है? अजीवित है ना। तो इसलिए जीवित और अजीवित। अब देखो, क्या पेड़ पौधा जो है, क्या पानी के बिना जिंदा रह पाएगा? एक दूसरे के बिना अधूरा है। जानवर जो है, क्या ऑक्सीजन और पानी के बिना जिंदा रह पाएगा? एक दूसरे के बिना अधूरा है। मनुष्य जो है, क्या ऑक्सीजन, पानी के बिना जिंदा, सूर्य की रोशनी के बिना जिंदा रह पाएगा? एक दूसरे के बिना अधूरा है। एक दूसरे पे क्या हो रहा है? निर्भर रह रहा है। कीड़ा मकीड़ा, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? सूरज का रोशनी इसको भी चाहिए, कुछ तापमान इसको भी चाहिए। उसके बाद बैक्टीरिया को भी कुछ तापमान चाहिए। समझ रहा है ना? तो सब कोई एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरा। नहीं, एक दूसरे पे दोनों क्या है? निर्भर है। जब दोनों एक दूसरे पे निर्भर है तभी तो ये चल पा रहा है, और यही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक और माध्यम से देखो कैसे काम करता है पारितंत्र। ठीक है? कैसे काम करता है? पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। अब भोजन जब बनाते हैं तो पौधा को कौन खा जाता है? जानवर इन पौधों को खाते हैं। जानवर इन पौधों को क्या करता है? खा जाता है। फिर क्या होता है? जब जानवर या पौधे मरते हैं तो सूक्ष्म जीव उन्हें सारा गलाकर मिट्टी में क्या करते हैं? मिला देते हैं। फिर यह मिट्टी फिर से पौधे के लिए पोषक तत्व देती है। फिर वही जब पेड़ पौधा कीड़ा मकीड़ा सर गल के उसको क्या करता है?
मिट्टी में मिला देता है कौन, सूक्ष्म जीव सब मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी में जब मिला देता है मिट्टी में क्या बन गया, वो पोषक तत्व के रूप में मिल गया। अब पोषक तत्व के रूप में मिल गया तो वहाँ पे पेड़ पौधा लगेगा, तो उस पोषक तत्व को कौन ग्रहण करेगा, पेड़ पौधा। फिर आ गया यहाँ पेड़ पौधा के पास, आ गया ना पेड़ पौधा के पास। तो यही हमारा जीवन चक्र है, इसलिए यहाँ पे लेके आए। अच्छा उस बोर्ड पे है, अब रुको कैमरा इधर करना होगा। चलो कैमरा को यहाँ सेट कर दिए इस बोर्ड के लिए। अब देखो तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है और यही पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, अभी जस्ट बतलाया है। जैसे पेड़ पौधा क्या बनाता है, पेड़ पौधा तो पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है और उस पौधा को कौन खाता है, जानवर खाता है। फिर जब जानवर पेड़ पौधे को, जब जानवर या पेड़ पौधे मरते हैं तो सूक्ष्म जीव उन्हें सरा गलाकर क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। जब मिट्टी में मिला देता है तो फिर क्या करता है, मिट्टी में जब मिल जाता है तो फिर यह मिट्टी फिर से क्या करता है, पौधे के लिए पोषक तत्व प्रदान करने लगता है। और यही प्रक्रिया जो होता है, इसी तरह से एक चक्र चलता रहता है और यही चक्र क्या या यही पारितंत्र कहलाता है। यही चक्र क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। समझ आ गया ना, ये प्रक्रिया अब चलते रह रहा। अब देखो ये जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, हर चीज़ का एक इकोसिस्टम है। जैसे जंगल का भी यही है, तालाब का भी यही है, खेत का भी यही है, मरुस्थल का भी यही है, समुद्र का भी यही सिस्टम है, पारितंत्र वाला सिस्टम है। सबका अपना अपना सबका पारितंत्र सिस्टम है, इकोसिस्टम है। समझ गया ना, सबका अपना अपना क्या है, पारितंत्र है। अब देखो एक आता है मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण का क्या अर्थ है, मानवीय पर्यावरण वह है जिसे मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों और विकास के लिए स्वयं बनाया है। समझ गया ना, क्या बोल रहा है कि मानवीय पर्यावरण वह है जिसे मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों और विकास के लिए स्वयं बनाया है। यह प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है और दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। अब मान के चलो प्राकृतिक जो हमें दिया था, क्या वो हमारे लिए पर्याप्त था, नहीं था ना पर्याप्त। प्राकृतिक से जो मिला था उसमें क्या कर दिया, मनुष्य प्राकृतिक के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण में क्या किया है, परिवर्तन लाते गया। किस आधार पे, अपने बुद्धि के कौशल पे, है ना, विवेक के आधार पे परिवर्तन लाते गया। लेकिन पर्यावरण में जो परिवर्तन लाता है तो मनुष्य को ये भी सोचना पड़ेगा कि मनुष्य कभी पर्यावरण पे हावी ना हो जाए। पर्यावरण मनुष्य पे हावी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्यावरण मनुष्य पे, मान के चलो पहले जो होता है, शुरुआती दौर का बात करते हैं, आरंभिक दौर का बात करते हैं, शुरुआती दौर का, जब मानव जो था वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, पर्यावरण के अकॉर्डिंग चल रहा था। पर्यावरण से जो मिल रहा था उसी से अपना जीवन यापन कर रहा था। भोजन भी वही उसी के माध्यम से मिल रहा था, उसी तरह से चल रहा था। जंगल में ही रह रहा था, जहाँ मिल गया वहीं पे रहना शुरू कर देता था, पेड़ पौधा पे ही सो जाता था, रात भर गुजरता था। मतलब पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता था, चलता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य जो है बुद्धि की ओर विकास किया, बुद्धिजीवी प्राणी की ओर विकास करना शुरू किया, अपने अंदर विवेक लाया, उसका सीखा, दिन प्रतिदिन सीखते गया चीज़ों से, वातावरण से, पर्यावरण से, तो धीरे धीरे क्या लाना शुरू कर दिया, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण में ही क्या लाना शुरू कर दिया, परिवर्तन लाना शुरू किया। अब परिवर्तन लाते लाते मनुष्य इस स्तर पे आ गया तो देखो आज दुनिया कहाँ से कहाँ है ना, दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य पर्यावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला दिए हैं। अब परिवर्तन बहुत ज़्यादा ला दिए हैं, अब इतना भी परिवर्तन ना ला ले कि पर्यावरण पे हावी हो जाए मनुष्य। अगर पर्यावरण पे जिस दिन मनुष्य हावी हो गया, उस दिन पर्यावरण मनुष्य पे क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। और जिस दिन पर्यावरण मनुष्य पे हावी हो जाएगा उस दिन प्रलय आ जाएगा। प्रलय बोले तो हो सकता है पृथ्वी का अंत हो जाए। इसलिए पर्यावरण पे कभी भी मनुष्य को हावी नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। ऐसा काम करो, पर्यावरण का मदद लो, परिवर्तन लाओ, लेकिन उतना परिवर्तन लाओ जितना में क्या हो सके, संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलन दोनों के बीच में, पर्यावरण और मनुष्य के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले मनुष्य क्या किया, बस्तियां में रहना शुरू किया, फिर बस्ती से शहर में, शहर से खेती करना शुरू किया, फिर खेती से सड़कें बनाया, जैसे जैसे बुद्धि में विकास होता गया। फिर वस्तु विनिमय पद्धति लाया, मतलब वस्तु विनिमय पद्धति के इसमें रुपया पैसा टका पैसा नहीं चलता था, वस्तु के बदले वस्तु। हम तुमको चना दे रहे हैं, तुम हमको चावल दो, क्योंकि मेरे इधर चना बचता, तुम्हारे यहाँ चावल बचता। हम तुमको मकई दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं, तो तुम हमको गेहूँ दो।
इसी को बोलते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति। मतलब वस्तु के बदले क्या देता था, वस्तु देता था। उस भूमि पे, उस जमीन पे कुछ और फसल उपजता था, इधर का भूमि पे कुछ और फसल उपजता था, तो अदला बदली कर लेता था वस्तु दे करके। समझ गया ना, उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। उसका फिर विद्यालय का धीरे धीरे क्या कर दिया, आविष्कार किया, बनाया। फिर अस्पताल बनाया स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए विद्यालय बनाया, कार्यालय बनाया सिस्टम को चलाने के लिए, उद्योग का निर्माण किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करना शुरू किया और उद्योग के माध्यम से क्या करना शुरू कर दिया, देश विदेश से शेयर करने लगा। फिर मोबाइल का दौर आया, मोबाइल बना, मोबाइल बनने के बाद फिर इंटरनेट का दौर आया, इंटरनेट बना, फिर उसके बाद क्या हुआ, बिजली इत्यादि, ये सब चीज़ का बना। तो यही हमारा क्या है, मनुष्य पर्यावरण के माध्यम से इतना कुछ कर पाया है। लेकिन इतना भी अब ध्यान में ये रखना होगा हमेशा पर्यावरण के माध्यम से कि दोनों के बीच में संतुलन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर जिस दिन असंतुलित हो गया उस दिन प्रलय आ जाएगा भयंकर वाला, ये बात को हमेशा याद रखना। तो इस तरह से संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमारा 7th क्लास का जो ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था पर्यावरण, वो हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आगे देखते हैं इसका जो दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं या पॉलिटी शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो।